तिरुवनंतपुरम की हाई डिमांड थी कि उनके घर पर आया विकेटकीपर बल्लेबाज जो कि भारतीय टी20 टीम और टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करते नजर आ सकता है, वो आज के मैच में कुछ तबाही पारी खेल दे। भाई ने खेल दी। नहीं, संजू बाबा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ईशान किशन की। कभी बिहार आओ संजू सैमसन भाई, बैटिंग कैसे करते हैं सिखाता हूं। इतनी हाइप बनी थी यार संजू सैमसन को लेकर। क्या उनके घर केरल में उन्हें मौका मिलेगा? क्या 5वीं टी20 में मैनेजमेंट उन्हें खिलाएगा? हाउसफुल स्टेडियम बस संजू सैमसन के खेलने का इंतजार कर रहा था। सूर्य कुमार यादव टॉस पर आते हैं, कहते हैं हमारी टीम में 3 बदलाव है और आधी ऑडियंस की तो वहीं फटके 4 हो जाती है कि पक्का हमारा संजू बाबा तो जरूर ड्रॉप है। पर हमारे कैप्टन क्लैरिफाई करते हैं कि तिरुवनंतपुरम आप परेशान मत हो, संजू बाबा इज प्लेइंग। उसके बाद भाई स्टेडियम जिस तरीके से गूंजता है, इतना तो मैंने लिटरली MS धोनी की मास एंट्री पर देखा होगा। ऐसा लगता है कि एब्सोल्यूट सिनेमा लोड हो रहा है और अपने घर पर संजू बाबा इस मैच में तो मतलब चलना बनता ही है। All this hype just to see him score 6 runs off 6 deliveries। यार इससे बेहतर तो ड्रॉप कर देते, कम से कम थोड़ा बहुत जस्टिस गैंग तो एक्टिवेट हो जाता। फेयरवेल एट होम, लकी संजू सैमसन। भाइयों, मैं ठहरा ऑप्टिमिस्टिक आदमी, तो मैं सोच रहा था कि संजू बाबा के पास टी20 वर्ल्ड कप के पहले एक आखिरी मौका है खुद को प्रूव करने का, और अपने घर से बेहतर तो कमबैक करने की स्क्रिप्ट आप लिख ही नहीं सकते। भाई कमबैक की बात हुई थी यार, भाई ने तो फेयरवेल मैच डिलीवर कर दिया और संजू बाबा 6 रन बनाकर अपने घर पर आउट होते हैं। तो मैंने देखा तिरुवनंतपुरम की जनता उठकर ताली बजा रही थी। एक समय मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये कैसा फैन बेस है कि आप इतने ऑब्सेस्ड हो एक खिलाड़ी से जिसने पूरी सीरीज में रन नहीं बनाया, इतने मौके उन्हें दिए गए, इसके बावजूद भी वो अपने घर पर आकर इस तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं और आप उस पारी को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मैं नादान हूं। वो लोग इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए थे, बल्कि इस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि पता नहीं इसके बाद फिर देखने को मिले या ना मिले। हाउ नाइस दैट BCCI has given Samson an opportunity to play his last international at his home ground. Very rare for a player to get that unless they are a genuine superstar for India. खैर, कैसे केरल के क्राउड की दिली तमन्ना को संजू बाबा ने नहीं बल्कि ईशान ने पूरा कराया, कैसे भारत ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 271 का विशाल काय टोटल बनाया, और क्या इस तरीके की फ्लैट पिचेस पर हमें टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने चाहिए, और क्या मिला है भारतीय टीम को इस सीरीज से लेसन टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले। क्या ईशान किशन आपके ओपनर कंफर्म हो चुके हैं या फिर संजू सैमसन का अभी भी चांस है? चलिए जानते हैं आज की वीडियो। वैसे तो इस कलयुग की दुनिया में कोई किसी का सगा है नहीं, ना विश्वास तो जीजी साहब को देख लो, हर्षित राणा ड्रॉप कर दिया यार। पर फिर भी मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं एक तगड़ा रिवॉर्ड। तुम्हारा भाई लाया है तुम्हारे लिए एक ऐसी स्कीम जो कि पूरा माहौल बना देगी तुम्हारे लिए। एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अगर अपने फायदे की डील जाननी है तो कमेंट में एक YouTube वीडियो की लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करना, मजा आ जाएगा। मुझे याद है इंडिया लास्ट मैच में टॉस जीतकर चेस करने जाता है तो हम सब सवाल उठाते हैं कि भाई आप पहले बैटिंग करो, अपने आप को चैलेंज करो, सीरीज तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। तो उस पर सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम चेस करते हुए थोड़ा सा परेशान हो रही है और अगर अगले मैच में भी हमें चेस करने का मौका मिला तो हम चेस करने ही जाएंगे। हालांकि उसके बाद मैंने एक आंकड़े रखकर आपको ये क्लैरिफाई किया भी था कि चेस करते हुए भारतीय टीम की ऐसी कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही जो सूर्य कुमार यादव हाईलाइट करना चाहते हैं। हालांकि हम तो यही मानते हैं ना कि हमें आपको क्या ही पता है, अब कोई कप्तान आकर कह रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ उन्होंने डीप रिसर्च की होगी और अगले मैच में उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो इस मैच में फॉर्चुनेटली भारत टॉस जीत जाता है और जैसा सूर्य कुमार यादव ने कहा था, हम पहले बैटिंग करते हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और पहले मैच के बाद अब आखिरी मैच में भारत जाकर वो साइड खिलाता है जो आपको टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से काफी सिमिलर नजर आती है। बस सैमसन हटाकर तिलक खिला लो। गजब बेइज्जती है। अब सबको पता है कि सबकी निगाहें संजू सैमसन पर थी। एक आखिरी मौका था उनके पास टी20 वर्ल्ड कप के पहले खुद को प्रूफ करने का और शायद एक आउटसाइड चांस खुद को देने का कि अपनी प्लेस रिटेन करें। लेकिन मुझे लगता है ना कि संजू बाबा पर इतना भरोसा भी सिर्फ हम फैंस को ही है, बाबा को खुद नहीं है। वर्ल्ड कप में मेरे भरोसे मत रहना, मैं खुद भगवान भरोसे हूँ। मैं संजू सैमसन कसम खाता हूँ कितने भी चांसेस मिल जाएं रन्स नहीं बनाऊंगा। हाँ, तो भाई ने कसम खाई थी तो भाई ने अपनी कसम को निभाया भी है, रन्स बनाए भी नहीं है। संजू सैमसन इन दिस सीरीज 5 पारियां, 46 रन्स, 9.2 की एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट। लिटरली 9.2 की एवरेज 5 मैच की सीरीज में अगर आप कैरी करते हो और फिर आपको लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में जाते हुए आपको एज एन ओपनर मौका मिल जाएगा, तो ये आपकी भूल है भाई। आप बहुत नादान हो, नटखट हो। रियलिटी इससे बहुत अलग है और होनी चाहिए भी। गुड इन पावर प्ले, गुड इन मिडिल ओवर्स, गुड नाइट। यार ये क्या बात है, गुड नाइट। देखो सीरियसली कहूं तो संजू सैमसन वो खिलाड़ी रहे जिनके ऊपर शायद पोटेंशियल पर तो कभी डाउट था नहीं, हमेशा डाउट उनकी कंसिस्टेंसी पर था। लेकिन उसमें हर बार हम यही सोचते थे कि कभी बंदे को जस्टिस नहीं मिलता, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, कभी सेम पोजीशन पर खेलने को नहीं मिलता। अगर आप एक लॉन्ग रोप किसी खिलाड़ी को नहीं दे रहे हो तो उसे जज नहीं करना चाहिए और इसीलिए शायद हर 2-4 महीने पर हम जस्टिस गैंग लेकर एक्टिवेट हो जाए।
इस बार इस मैनेजमेंट ने कम से कम ये काम बहुत बखूबी किया, फिर चाहे वो संजू के फेवर में गया हो या उनके अगेंस्ट गया हो, पर एटलीस्ट उन्होंने उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी। आप इस बात पर तो कभी सवाल नहीं उठा पाएंगे कि संजू सैमसन को चांस नहीं मिला, एज एन ओपनर नहीं मिला। भाई सब हटा दो, इसी न्यूजीलैंड सीरीज में 5 मैच बैक टू बैक आपको खिलाए गए हैं, और अगर उसमें आपकी एवरेज 9 की रहती है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए टीम इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग साइड में आप एज एन ओपनर खेलोगे। और फिर जब ये भी दिख रहा है कि यार इतनी सपाट पिचेस है, रन इतने ईजिली बना रहे हैं दूसरे खिलाड़ी, आप में वो टेक्निकल फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। हर बार आप डीप इन द क्रीज चले जाते हो, वहीं से कुछ अतरंगी शॉट्स खेलने की कोशिश करते हो, जो संजू सैमसन हम देखा करते थे वैसा तो संजू सैमसन नजर भी नहीं आया है। एंड मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी बात है। रन्स को लेकर तो मैं फिर भी सूर्या भाई की लाइन चेप सकता हूं कि आई एम जस्ट आउट ऑफ रन्स, नॉट आउट ऑफ फॉर्म, पर एक्चुअली में संजू सैमसन इज रियली आउट ऑफ फॉर्म। ऐसा भी होता कि सिर्फ रन्स ना आ रहे होते, बाकी शॉट्स तो वो काफी अच्छे खेल रहे हैं, तो भी मैं कहता भाई उनके शॉट सिलेक्शंस को लेकर, उनकी अप्रोच को लेकर, उनके खेलने के तरीके को भी लेकर थोड़ा सा सीरियस सवाल है। जायसवाल एंड गिल वाचिंग संजू सैमसन फॉर्म, एक एक कप चाय और बोला जाए, एक चाय बोल दीजिए। खैर जायसवाल और गिल के लिए ये खुशी तब तक ही होगी जब तक संजू बाबा आउट हुए थे, क्योंकि उसके बाद एक और विकेट कीपर बल्लेबाज आता है, नाम है इनका ईशान किशन। जो काम संजू बाबा को उनके घर पर करना चाहिए था वो बिहारी लड़का ईशान किशन ने करके दिखा दिया। एक ऐसा स्टेटमेंट शतक ईशान किशन ने लगाया है कि जेन्युइनली आपके लिए शायद एक अनड्रॉपेबल सिनेरियो क्रिएट कर दिया है उन्होंने, कि उन्हें तो अब आपको खिलाना ही पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप की 11 में। उसके लिए फिर आपको चाहे जिस तरीके से चीजें एकोमोडेट करनी पड़े। मुझे पता है कि आपके लिए टॉप ऑर्डर में टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स नजर आते हैं। अगर आप अभिषेक, ईशान और तिलक वर्मा को देखते हो, वहां पर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर चाहे सूर्य कुमार यादव अप अबव दी ऑर्डर नंबर 3 पर आ जाएं, तिलक वर्मा 4 पर चले जाएं, यू हैव टू फाइंड सम वे कि आप कैसे इनको प्लेइंग 11 में फिक्स करोगे। बट शायद अब ये बात तो फिक्स हो जानी चाहिए कि ईशान किशन शुड बी योर ओपनर इन T20 वर्ल्ड कप 2026। जिस तरीके की ये स्टेटमेंट नॉक थी, एट जस्ट 43 डिलीवरीज, 103 रन की पारी विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 239। और पता है इस पारी में सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि अपनी सेंचुरी के लिए 84 रन ईशान किशन ने सिर्फ बाउंड्रीज से ही डील किए थे। ही वॉज लुकिंग इन सच अ ड्रीम फॉर्म। हालांकि वो बात अलग है कि ईशान किशन ने इस ड्रीम फॉर्म के बाद भी ये बोला कि यार देखो मैं रन्स बना रहा हूं, पर मुझे लगता है ना कि मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है, देखते हैं T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है। अगर इस तरीके का कॉन्फिडेंस कोई खिलाड़ी शतक मारने के बाद कैरी कर रहा है, उसका खेलना तो बनता है। ईशान किशन आस्किंग जीजी फॉर अ प्लेस इन प्लेइंग 11 इन वर्ल्ड कप। आप कन्विंस हो गए हैं या मैं और परफॉर्म करूं? भाई मैं तो पूरा कन्विंस हो चुका हूं, जीजी साहब का नहीं पता, आप खेलो भाई। स्टोरी ऑफ ईशान किशन, ड्रॉप्ड फ्रॉम BCCI कॉन्ट्रैक्ट, स्कोर्ड 200 इन ODIs, sidelined because of Gill, never cried on social media, worked hard in domestic cricket, scored most runs in his mat and scored 100 in finals, scored comeback 100 against न्यूजीलैंड। भाई वो बंदा जो लगभग 2 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया था फॉर सेवरल रीजंस, वो बंदा जाकर डोमेस्टिक में रन्स बनाता है, और उसके बावजूद भी ऐसा कोई चांस दिख नहीं रहा था कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में या फिर T20 वर्ल्ड कप की 11 में सडनली आपको ईशान किशन नजर आएंगे। ये तो शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में थे भी नहीं। पर भाई लास्ट 1 महीना हैज बीन नथिंग बट जस्ट सॉर्ट ऑफ ड्रीम फॉर ईशान किशन। जिस तरीके का कमबैक इस बंदे ने किया है ना, वो अपने आप में एक कमबैक स्टोरी है। मतलब मैं तो यही कहता हूं कि भगवान कितना भी डाउनफॉल करा लेना, कमबैक ऐसा ही कराना। ईशान की इस पारी में पहले 16 गेंदों पर सिर्फ 18 रन थे, और आखिरी 27 गेंदों में भाई ने 85 रन जोड़े थे अपना शतक बनाने के लिए। ये बताता है कि भाई साहब पहले गियर से सीधा 5th गियर छोड़ो, मैं तो कहता हूं गियरलेस गाड़ी बना दी थी, उड़े ही जाता है, उड़े ही जाता है। और ईशान की इस पारी को उतना ही बेहतर तरीके से फॉलो अप दिया था अभिषेक शर्मा ने, जो कि हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहते ही हैं। अब उनके खिलाफ आप आउटसाइड ऑफ डिलीवरी लेकर आ रहे हो, वो एक बार 2 बार काम करेगी लाडले, तीसरी बार भाई मेरा स्टैंड में मार देता है। और पारी की शुरुआत भी अभिषेक ने ऐसे ही की थी। जैकब डफी आते हैं, 2 गेंदे सेम अप्रोच, और तीसरी गेंद सीधा स्टैंड में गिरती है। 16 पे 30 की उन्होंने भी क्विक पारी खेली थी बिफोर गेटिंग बोल्ड आउट। और सबसे बड़ी बात, शायद इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव, कि इस पारी को फिर से फॉलो अप करते हैं सूर्य कुमार यादव। आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, ही सेड इट एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट। भाई सूर्य कुमार यादव ने जब ये स्टेटमेंट दी थी तो हमने उनका बड़ा मजाक बनाया था, पर ब्रो लिटरली प्रूव्ड हिमसेल्फ राइट। सूर्य कुमार यादव इन दिस T20 सीरीज 32 बॉल पे 37 बॉल पे 82 नाबाद, 26 बॉलों पे 57 नाबाद, फिर एक 8 की थोड़ी सी कमजोर पारी आई थी, और फिर उसे फॉलो अप किया है विद द 63 ऑफ जस्ट 30 डिलीवरीज। वैसे तो इस सीरीज में ईशान के भी बहुत शानदार रन आए हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, पर मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव इस सीरीज से हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव के रन ही थे। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता था कि सूर्य कुमार यादव की कैपेबिलिटी क्या है, पर इतने लंबे समय से कंसिस्टेंटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे कि एक क्वेश्चन मार्क उठ गया था कि भाई थोड़ा सा रन आप बना लो, बहुत जरूरी है आपका फॉर्म में होना, आप हमारी टीम के कप्तान हो, लोग आपकी तरफ उठकर देखते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने सबसे बेहतर टाइम चुना है खुद को फॉर्म में वापस लाने का। ऐसे ही नई प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए हैं, और T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले टीम इंडिया की जो 1-2 दिक्कतें नजर आ भी रही थी, वो भी अब पूरी तरीके से सॉर्टेड ही नजर आ रही हैं। और इसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बचा हुआ तेल हमारे हार्दिक और पांड्या ने निकाल दिया, जिन्होंने 17 बॉलों पे 42 की पारी खेली विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 247।
ये बंदा अलग है भाई। फॉलोड बाय रिंकू सिंह की रन अ बॉल नॉक और शिवम दुबे का आखिरी गेंद का छक्का, जिसकी वजह से इंडिया ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हाईएस्ट एवर T20I टोटल 271 का पोस्ट कर दिया। और ये टोटल बनते ही हमें पता चल गया था कि भारत ये मैच जीतेगा। बस कितने रन से हम जीतने वाले थे वो सवाल था, लेकिन न्यूजीलैंड के फिन एलन के पास थोड़ा तो जवाब था। I mean, जिस तरीके की ये रोड पिच थी, अब आपको क्या लगा था कि सिर्फ इंडिया वाले ही पेलेंगे? पेलना तो न्यूजीलैंड के भी बल्लेबाजों का था, और स्पेशली जिस तरीके से 10 ओवर तक चेस चला था, न्यूजीलैंड ने 131 रन बना लिए थे विद अ लॉस ऑफ 2 विकेट। ऐसा लग रहा था कि भाई ये मैच काफी ज्यादा क्लोज जा सकता है, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट गया था फिन एलन को। फिन एलन एक शानदार BBL के बाद आ रहे थे। मैंने कितनी बार वीडियोस में इस चीज को लेकर डिस्कशन किया था कि फिन एलन और टिम साइफर्ट की बहुत खतरनाक जोड़ी है न्यूजीलैंड के पास एज एन ओपनर। हालांकि ये भी बोला था कि इन खिलाड़ियों को देखने में मजा जरूर आएगा, पर ये कह देना कि इन खिलाड़ियों की वजह से मैच का रिजल्ट बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ईशान किशन की अपनी स्टोरी है, फिन एलन की भी अपनी बहुत खूबसूरत कहानी है। शुरू में जब आए थे तो एक लॉन्ग हिटर के तौर पर जाने जाते थे, पर उतने कंसिस्टेंट नहीं थे, उतने क्लासिकल नहीं थे, उतने अच्छे टाइमर नहीं थे। RCB के साथ जुड़े 3 साल तक बेंच पर बैठे, एक भी मैच इन्हें खेलने को मिला ही नहीं। उस टाइम से मैं फिन एलन को बहुत अच्छे से फॉलो अप कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1 साल में इस बंदे ने अपनी क्रिकेट को बहुत इंप्रूव किया है। BBL कमाल का था, और उसके बाद 5वीं T20 में डायरेक्टली आते हैं एंड ही प्लेड हेल ऑफ अ नॉक ऑफ 80 रन्स ऑफ जस्ट 38 डिलीवरीज, 210 के स्ट्राइक रेट से खेला, और जेन्युइनली इस इम्पॉसिबल से दिख रहे टोटल पर भी न्यूजीलैंड की पकड़ बना के रखी थी। KKR फैंस वाचिंग फिन एलन बैट। हंस रहे हो लाडले, रोने के बहाने जो तुम हंस रहे हो सबको पता चल रहा है, सब पता चल रहा है भाई। KKR को फिन एलन के नाम पर एक बहुत अच्छी डील मिल गई है, और अगर इस तरीके से इंडियन कंडीशंस में सपाट पिच IPL में मिल गई ना, फिन एलन को कबाड़ा कर देना है भाई ने सामने वाले बल्लेबाजों का। वही हाल करेंगे जो फिल सॉल्ट RCB के लिए करते हैं, या फिर उसके पहले फिल सॉल्ट KKR के लिए करते थे। आई थिंक KKR हैव गॉट दैट रिप्लेसमेंट इन फिल एलन। खैर, ये पिच कितनी सपाट थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी ने 17 गेंदों पर 30 बना दिए 176 के स्ट्राइक रेट से, और जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 22 रन पड़ गए। थिंग्स यू वुड नॉट बिलीव इफ नॉट कॉट इन कैमरा। जसप्रीत बुमराह कंसीडर्ड 22 रन इन अ सिंगल ओवर। हाँ भाई हाँ, आपने सही सुना। जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 22 रन कंसीड किए। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 58 रन दिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 14.5। एंड इनफैक्ट अगर आप हमारे सारे गेंदबाजों को उठाकर देखोगे तो जसप्रीत बुमराह वाज एक्चुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन दिस गेम। मुझे पता है ये कुछ ऐसी लाइंस मैं बोल रहा हूं जिनको शायद मैंने जीवन में ना कभी बोला है, और शायद आगे कभी बोलूंगा भी नहीं, पर ऐसा हकीकत में हुआ है। 466-141 टोटल 22 रन। दिस इज बुमराह's मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन हिज T20I करियर, ऑल थैंक्स टू हाईवेज इन द नेम ऑफ क्रिकेट पिच। और एग्जैक्टली अब यहीं पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं। देखो, ये पता था हमें कि 271 का टारगेट न्यूजीलैंड कितना भी अच्छा खेलेगी पर कभी चेस तो नहीं कर पाएगी, पर रियलिटी यह है कि जिस तरीके से इंडिया ने भी आकर 271 बना दिए, उनके गेंदबाजों को हमने बना के मारा, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी फॉलो अप करते हुए 225 बना दिए थे। ये बताता है भाई कि ये पिच नहीं थी, ये कुछ हाईवे जैसा था, और मैं सच कहूं तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या इस तरीके की पिच T20 वर्ल्ड कप में होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे पिच पर आप बहुत ज्यादा लक पर डिपेंडेंट हो जा रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपकी टीम में बहुत तूफानी बल्लेबाज है, हम इतने रन बना देंगे कि वो डिफेंड हो ही जाएगा, क्योंकि आपको अपनी गेंदबाजी पर भरोसा है। पर जिस तरीके की हाईवे की कंडीशंस आप बना रहे हो ना, बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनके पास 2-3 पिंच हिटर्स अवेलेबल हैं, और खुदा ना खास्ता कोई एक दिन चल गया ना, तो जिस तरीके की हाईवे है, आतिशबाजी पारी की जरूरत पड़ती है, और वो पारी आएगी, और अगर वो पारी नॉकआउट या फाइनल्स में आपके अगेंस्ट आ गई, तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरा ये मानना है कि इस तरीके की पिचेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये T20 क्रिकेट इंटरटेनिंग लगती हो, मुझे पर्सनली बहुत बोरिंग लगी। मतलब ऐसी पिच जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं, वो कहीं भी फेंक रहे हैं, आप बस चौके छक्के मारे जा रहे हो। सच बताऊं, एक टाइम होता था जब मैं ये कहता था कि यार चौके छक्के लगे ना तो क्रिकेट देखने में थोड़ा मजा आए। अब T20 क्रिकेट के हालात ऐसे हो गए हैं, इतने चौके छक्के और 250-300 के टोटल बनने लगे हैं कि एक्चुअली में लगता है कि यार थोड़ा सा कंपिटिटिव क्रिकेट हो जाए ना तो ज्यादा बेटर है। अब समझ में आता है कि क्रिकेट का मतलब बैट और बॉल दोनों होता है, सिर्फ बैट नहीं होता। वैसे स्कोर कार्ड भले आपको ये बात ना बताए, पर बुमराह भाई भले इस मैच में महंगे रहे हो, पर अर्शदीप भाई शुरू के 2 ओवर में तो तबाह कर दिए गए थे। फिन एलन ने उनकी इतनी कुटाई की थी कि शुरू के 2 ओवर में उन्हें 40 रन पड़े, और उसके बाद अगले 2 ओवर में उन्होंने 4 विकेटें छटकाई। अर्शदीप सिंह टुनाइट फर्स्ट 2 ओवर 41 विकेट लेके, लास्ट 2 ओवर 10 रन देके 4 विकेट। खैर, कहानी कुछ भी हो, अंत में मैच तो टीम इंडिया ने जीत ही लिया है, और ये प्रूफ कर दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को कि तैयार हो जाइए, हम अपना क्राउन डिफेंड करने आ रहे हैं। क्योंकि ये सीरीज उठाकर देख लो, इंडिया पहला मैच 48 रन से जीती, दूसरा 209 रन चेस कर लिए 15 ओवर में, तीसरे मैच में 155 रन चेस कर लिए 10 ओवर में, 5वें मैच में हम 46 रन से जीत गए। दिस इज जस्ट एन अनबिलीवेबल ब्रांड ऑफ T20 क्रिकेट, और एग्जैक्टली ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट टीम इंडिया खेल रही है। ये बात सही है कि मैं ये उम्मीद जरूर कर रहा हूं कि T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए शायद इस तरीके की पिचेस नहीं, थोड़ी और ज्यादा बेहतर कॉन्टेस्ट की पिच होनी चाहिए, क्योंकि भले लोग ये बात न समझे, पर मेरे भाई हमारी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हमारी बल्लेबाजी नहीं बल्कि हमारी गेंदबाजी है। लेकिन इस तरीके की फ्लैट पिचेस देकर आप उस गेंदबाजी को
कंप्लीटली नील कर दे रहे हो और वो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने स्पिनर्स को बहुत अच्छे से रेला था और ये तो और बड़ा पॉजिटिव है कि अगर हम स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं तो थोड़ी सी ऐसी पिच बना सकते हैं जो थोड़ी स्पिन फ्रेंडली हो, और फिर हमारे बल्लेबाज तो स्पिनर्स अच्छा खेल रहे हैं पर जो बाहर से आते हैं वो उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, और उस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं और सामने वाली टीमों को परास्त कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि ये स्ट्रेटेजी ज्यादा कारगर होगी टीम इंडिया के लिए। इस पर आपका विचार क्या है मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर रही बात कि इस सीरीज से भारतीय टीम को क्या मिला है, तो पॉजिटिव्स है ईशान किशन का कमबैक हो जाना, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आ जाना, शिवम दुबे का खुद को सिर्फ एक स्पिन बैशर नहीं बल्कि एक डिपेंडेबल फिनिशर के तौर पर प्रूव करना, और रही बात अगर कंसर्न्स की तो थोड़ा सा स्पिनर्स महंगे गए हैं और उससे भी ज्यादा जसप्रीत बुमराह का लगातार महंगा होना, थोड़ा सा वहां पर देखने की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम हमारे फील्डिंग एफर्ट्स, जिन पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रोवाइजेशन की नीड हो सकती है। बाकी तो ये टीम ऐसी है कि भैया T20 वर्ल्ड कप के लिए हम कह सकते हैं कि हम तैयार हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं इस वीडियो से 463 के सब्सक्राइबर्स का, पूरी उम्मीद है आप करा दोगे। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।